हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नलकूप और कुओं के द्वारा सिंचाई। सिंचाई हमारा विषय चल रहा है इरिगेशन, और उसमें आज हम कुओं और नलकूप के द्वारा जो सिंचाई होती है उसका जो है विवरण पढ़ने वाले, यानी कि नहरों का हम कर चुके हैं और आज हम जो है कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई जो है वो किस तरह से उपयोगी है, उसका वितरण क्या क्या है और उसके गुण और अवगुण, ये सारी चीज़ें जो है हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखें कि उत्तरी भारत में हम रहने वाले हैं, तो कुओं से नलकूपों से हम भली भांति जो है परिचित हैं कि कितना इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है ये हमारे इरिगेशन सिस्टम का है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें कि ये कुआं और नलकूप है क्या। कुएं और नलकूप का मतलब ये है कि स्थल पृष्ठ यानी कि जिस धरातल पर हम रह रहे हैं से लेकर भौम जल स्तर यानी कि धरातल के नीचे जहां पर भूमिगत जल का तल पाया जाता है वहां तक खोदा गया छिद्र या गर्त जिसके द्वारा भूपृष्ठ पर जो है जल लाया जाता है, जिसके द्वारा भूपृष्ठ पर जल लाया जाता है, यानी कि धरातल के ऊपर जमीन के नीचे छेद खोद कर जो हम जल लेकर आते हैं उसको जो है हम कुआं और नलकूप कहते हैं। अब कुएं और नलकूप में भी बेसिक डिफरेंस है। कुएं का मतलब ये है कि आपने छेद खोदा और उसमें से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊंचाई पर होता है, लेकिन और गहरे जाकर जो है हम बिल्कुल छोटा छिद्र होता है नलकूप का और नीचे जो है और नीचे धरातल तक जहाँ पर जो परमानेंट जो हमारा एक्वीफर होता है ना वहाँ तक जाकर जो है हम नलकूप जो है खींचते हैं। नलकूप जो है वहाँ तक हम जो है धरातल में छिद्र करते हैं और वहाँ से कंटिन्यूस पानी की सप्लाई जो है होती रहती है, क्योंकि जब भूमिगत जल होता है तो उसमें भूमिगत जल में इम्पॉर्टेंट क्या होता है जो हमारा भौम जल स्तर बनता है, तो भौम जल स्तर के जो है लेवल होते हैं, जो ऊपरी तल है वहाँ तक कुएं होते हैं और जो और नीचे भौम जल स्तर है वहाँ का पानी लेने के लिए हमें नलकूप खोदने पड़ते हैं। नलकूप जो है वो छोटा छिद्र होता है। तो कुएं और नलकूप की सिंचाई हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे देश में पर्याप्त भूमिगत जल है। हमारे देश में जो है इरिगेशन वाटर जो है मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी अच्छी खासी मात्रा है। तो जब हमारे पास भूमिगत जल है तो हम क्यों नहीं उसको जो है सिंचाई के लिए उपयोग करें, इसीलिए जो है कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इसके साथ साथ हमारा कुएं और नलकूप जो है वो प्राचीन संसाधन रहे हैं। प्राचीन समय से ही जो है कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती रही है। बहुत पुराने समय से जो है कुएं खोदे जाते रहे हैं, उनका रूप बदल जाता है कि जो है वो कभी कच्चे कुएं होते थे, बाद में उनको धीरे धीरे पक्का किया जाने लगा। तो इस तरह प्राचीन समय से ही जो है इनका कुएं और नलकूप को सिंचाई के लिए हम उपयोग में लाते हैं। ये सस्ता और सुगम कार्य है। कुएं और नलकूप जो है सस्ता और सुगम है। इसका ओवरऑल एक असेसमेंट अगर हम करें तो कुएं के द्वारा सिंचाई जो है सस्ती पड़ती है, क्योंकि किसान अगर नीचे भूमिगत जल है तो उस क्षेत्र में किसान कुआं या नलकूप खोदेगा और अपने आसपास के एरिया को सिंचित करेगा। तो कितना इजी है कि आपको जो है जैसे नहरों के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है या और कार्य हैं, तो ये मतलब एक बहुत इजी वर्क लगता है कि किसान अपने खेत में कुआं खोदेगा और उससे जो है अपने खेतों की सिंचाई करेगा। अब अगर हम बात करें तो हमारे देश में 3.54 करोड़ हेक्टेयर भूमि, ठीक है, यानी कि 3,54,00,000 हेक्टेयर भूमि जो है कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचित होती है। ठीक है, अब ये जो 3,54,00,000 है इसका मतलब ये है कि हमारे देश की 58% भूमि जो है 58 की भी 59% लगा सकते हो आप जब इसको राउंड फिगर में करोगे, तो 59% भूमि जो है कुएं और नलकूप के द्वारा सिंची जाती है। जितनी कुल सिंचित भूमि है हमारे पास उसका लगभग 60% जो है कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है कुएं और नलकूप होते हैं। अब कुएं और नलकूप को जो है कुएं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, एक सरफेस यानी कि भूपृष्ठीय और एक सब सरफेस यानी कि अधर पृष्ठीय। सरफेस का मतलब है जो भूमि के नीचे खोदा जाए, और भी नीचे खोदा जाएगा तो हम उसको सब सरफेस कहेंगे, ठीक है। तो सरफेस वेल और सब सरफेस वेल। तो जो सरफेस वेल है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, लाइन और अनलाइन।
यानी सरफेस का मतलब लाइंड का मतलब है कच्चे कुएं और अनलाइंड का मतलब है पक्के कुएं। तो भूमिगत जल तल में धरातल के बिल्कुल नीचे जो खोदा जाता है वो कुएं होते हैं, कच्चे कुएं हो सकते हैं, पक्के कुएं हो सकते हैं। और धरातल में और नीचे जाकर जो खोदा जाएगा जिसको हम नलकूप कहते हैं, ठीक है, नलकूप कहते हैं, ये और अधिक गहराई में जाकर जो है खोदा जाएगा। अब थोड़ा सा कच्चा कुआं और पक्का कुआं देख लेते हैं। कच्चा कुआं ऐसे स्थान पर खोदा जाता है जहां पर भूमिगत जल तल जो है बहुत ऊंचा हो, जहां 3 से 5 मीटर के गहराई पर ही भूमिगत जल मिलता हो। वहां पर बहुत आसान है कि जो है गड्ढा खोदा जाए और उसमें से जो है पानी निकल आएगा, क्योंकि जल का तल काफ़ी ऊपर है भूमिगत जल का। तो इस तरह ये जो कच्चे कुएं हैं ये बनाने बहुत आसान हैं, लेकिन ये जो है जल के अस्थायी स्रोत होते हैं, यानी कि इनसे बहुत ज़्यादा समय तक, क्योंकि कुआं कच्चा होता है उसमें जो है कोई सीमेंटेड वगैरह नहीं किया जाता है, तो वो कुछ समय के बाद अपने आप धराशायी हो जाते हैं। तो इस तरह ये जो है जल का स्थायी स्रोत, सिंचाई का स्थायी स्रोत नहीं कहा जा सकता है। स्थायी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुएं को पक्का करना पड़ेगा। कुएं को आपने पक्का कर लिया और भूमिगत जल तल जो है वो आपका ठीक मात्रा में है, तो वो जो है एक लंबी अवधि का संसाधन जो है सिंचाई का साधन होता है। तो किसान जो है प्रेफर करते हैं पक्के कुएं को, क्योंकि लाभदायक वही होता है। ठीक है, तो ये कच्चे कुएं, पक्के कुएं और ट्यूबवेल की बात हो गई। अब हम जो है इनका थोड़ा वितरण देख लेते हैं, और वितरण देखने से पहले जो है एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कुएं और नलकूप का, कि कुएं और नलकूप की मात्रा उत्तरी भारत में ज़्यादा पाई जाती है और दक्षिणी भारत में काफ़ी कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है कि उत्तरी भारत में जो है ये सिंचाई के साधन के रूप में ज़्यादा इसको क्यों यूज़ किया जाता है और दक्षिणी भारत में कम क्यों है, इसको एक बार जो है देख लेते हैं कि उत्तर दक्षिण भारत में क्या भिन्नता है इसकी। तो उत्तरी भारत क्या है, जलोढ़ भूमि का क्षेत्र है, यानी कि वहाँ की जो भूमि है वो क्या है, कठोर नहीं है। और क्योंकि जो है सदावाहिनी नदियाँ हैं तो भूमिगत जल का तल भी ऊपर है, तो इस कारण नरम भूमि है, जलोढ़ भूमि है, भूमिगत जल का तल ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर कुएं जो है ज़्यादा मात्रा में खोदे जाते हैं। क्योंकि जल है तो कुएं खोदे जाते हैं, अगर जल नहीं होगा तो कुएं क्यों खोदे जाएंगे। जबकि दक्षिणी भारत क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की हम बात कर रहे हैं, तो दक्षिणी भारत क्या है, कठोर दृढ़ भूखंड है वो, तो वहाँ पर जो है मतलब कुएं खोदना बहुत मेहनत कश कार्य है, आसानी से कुएं नहीं खोदते, क्योंकि आपको पता है जो है दृढ़ भूखंड है वो, तो वहाँ पर जो है आप जो है कुओं के माध्यम से सिंचाई ज़्यादा, बेसिक डिफरेंस यही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर सदावाहिनी नदियाँ हैं, तो सदावाहिनी नदियाँ होने के कारण वर्षा की मात्रा भी अच्छी है, सदावाहिनी नदियाँ भी हैं, जिसके कारण भूमिगत जल जो है रिचार्ज होता रहता है ना। तो रिचार्ज होने के कारण जो है जल का तल ऊपर बना रहता है और कुएं जो है जल निकालते रहते हैं और भूमिगत जल के रूप में जो है जल नीचे चला जाता है। भूमिगत जल भी इसीलिए बनता है क्योंकि जो भूमि है वो जलोढ़ भूमि है, मतलब नरम भूमि है, तो जल जो वर्षा का जल गिरता है वो नीचे भूमिगत हो जाता है। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार क्या है, वो वहाँ पर कुएं खोदना मुश्किल तो है ही, तो दूसरा जो है वहाँ पर जो है अगर भूमिगत जल नीचे है भी तो भी जो है वर्षा का जल जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि दृढ़ भूखंड है, जो जल आता है वर्षा के रूप में गिरता है वो जो है वैसे ही बह जाता है, भूमिगत जल की मात्रा ही कम है वहाँ पर। और अगर कुएं खोद भी लिए जाएं तो क्योंकि तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्रों के कारण वहाँ पर जो है आसपास का जो सागर का नमकीन जल है वो इसमें आ मिलता है। तो इस तरह ओवरऑल कंडीशन की अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत में कुएं और नलकूप की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं और दक्षिणी भारत में इनकी ये जो दशाएं हैं ये नहीं हैं, जिसके कारण उत्तरी भारत में ये एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में यूज़ किया जाता है, सिंचाई के साधन के रूप में। अब हम थोड़ा सा कुओं का विवरण देख लेते हैं कि कुएं जो है वो किस तरह से भारत में जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन बने हैं। तो 1950-51 में हमारे देश में केवल 50 लाख कुएं थे, ठीक है, 1950-51 में आज़ादी के बाद 50 लाख कुएं थे, और ये आज यानी कि 2005-06 में 55 साल के बाद कितने हो गए हैं, 200 लाख हो गए, यानी कि 4 गुना कुएं जो है हमारे बढ़ गए हैं, ठीक है। और कुओं का मतलब हम केवल कच्चे कुएं और पक्के कुएं की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है 4 गुना जो है हमारे कुएं बढ़ गए हैं। अब ज़्यादा कुएं, ये 200 लाख जो कुएं हैं, इन 200 लाख कुओं का वितरण अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कुएं कहाँ पाए जाते हैं, यूपी में, उत्तर
प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुएं पाए जाते हैं। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश जो है, क्योंकि वो वही जलोढ़ भूमि है, नदियों का रास्ता है, तो ये सारे के सारे, और भूमिगत जल का तल ऊंचा है, तो सबसे ज़्यादा कुएं जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा कुएं, पंजाब में भी कुओं की मात्रा अच्छी है, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो इस तरह इन राज्यों में कुओं की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद जो है अगर हम राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत की बात करें, यानी कि कौन से राज्य में सिंचाई के प्रतिशत के रूप में नहरों कुओं का प्रतिशत जो है ज़्यादा है, कौन कौन से राज्य जो है सिंचाई के साधन के रूप में कुओं का ज़्यादा उपयोग करते हैं, नहरों और जो हमारे दूसरे हैं तालाब की सिंचाई के अलावा जो है सबसे ज़्यादा जो है गुजरात की 78% भूमि पर कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, इसी प्रकार राजस्थान की 62% सिंचित भूमि की जो है वो कुओं के द्वारा सिंचित होती है। पंजाब की 60% भूमि कुओं के द्वारा सिंचित होती है, यूपी की 60% भूमि सिंचित होती है, और महाराष्ट्र की जो है 56% भूमि सिंचित होती है। तो ये आप देख रहे हो कि ये सारे जो है उत्तरी भारत के राज्य हैं, केवल महाराष्ट्र है जो मध्य भारत का है, दक्षिण भारत का जो है राज्य इसमें नहीं है। तो ये हमारे कुओं का वितरण हो गया। कुल कुओं की संख्या जो है यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात इनमें ज़्यादा है। और प्रतिशत के रूप में अगर हम बात करें कि कौन से राज्य में कुओं के द्वारा ज़्यादा सिंचाई की जाती है, तो वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र। अब हम नलकूपों के वितरण को देख लेते हैं थोड़ा सा। नलकूप यानी कि वही जो गहराई तक नल जो है खोदा जाता है, जो है अच्छा, कुएं को नलकूप में भी बदला जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा कि पुराने जो कुएं हैं उनके अंदर मोटर लगा दी जाती है, सबमर्सिबल मोटर लगा दी जाती है, और जो है बहुत गहराई तक उसको गहराई तक पाइप डाल के जो है जल निकाला जाता है। तो वो क्या होता है, वो कुआं नहीं है, अब वो नलकूप है। ठीक है, तो नलकूपों के वितरण की अगर हम बात करें तो 1950-51 में केवल 2500 नलकूप थे पूरे देश में, केवल 2500 नलकूप थे। कुएं हमारे 50 लाख थे और नलकूप हमारे 2.5 लाख थे। इसके बाद 1980-81 में इनकी संख्या हो गई 67 लाख, 67 लाख जो है 1980-81 में हो गई। और 2016-17 की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से ज़्यादा नलकूप आज हमारे पास है। ठीक है, तो कुओं की अपेक्षा नलकूपों का प्रतिशत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कहाँ 2500 और कहाँ 2 करोड़ से अधिक। तो इसमें जो है डायरेक्ट नलकूप भी लगाए गए हैं और कुओं को नलकूप में भी कन्वर्ट किया गया है, इसीलिए ये प्रतिशत जो है वो ज़्यादा है। अब नलकूप, ये 2 करोड़ नलकूपों की जो हम बात कर रहे हैं, इन 2 करोड़ नलकूपों का जो है तमिलनाडु में 15% है, यानी कि नलकूप जो है तमिलनाडु में 15% जो है पाए जाते हैं 2 करोड़ के। महाराष्ट्र में भी 15% हैं, उत्तर प्रदेश में 8% हैं, कर्नाटक में भी 8% है और पंजाब में 7% है। यानी कि कुओं की अगर हम बात करें तो यूपी और राजस्थान इम्पोर्टेंट है, और अगर नलकूपों की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई का वितरण और ये सारे एस्पेक्ट जो है हो गए। अब हम देखते हैं कि कुएं और नलकूप के द्वारा जो सिंचाई हम करते हैं, ठीक है, इसके गुण और अवगुण क्या हैं, यानी कि कौन कौन से जो है गुण है, कौन कौन से अवगुण है कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई करने के। तो सबसे पहले हम गुण देख लेते हैं। गुणों की अगर हम बात करें तो कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई करना एक सस्ता और सुगम कार्य है। ठीक है, सस्ता और सुगम है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि कितना आसान है किसान के लिए कि वो अपने खेत में कुआं खोदेगा, वहाँ मोटर लगाएगा और वहाँ जो है वो अपने खेतों में ही पानी देगा। तो 6 से 8 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर तक की भूमि होती है, तो कुओं के द्वारा सिंचाई जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है और ये सस्ता और सुगम कार्य है। और हमें पता है कि हमारे देश के ज़्यादातर किसान जो है वो छोटे होते हैं, तो सस्ता और सुगम सिंचाई का संसाधन जो है हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद कुछ उपयोगी रासायनिक तत्व जो है कुओं के द्वारा खेतों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि कुओं से भूमिगत जल, जमीन के नीचे का जल जो है ऊपर खींचा जाता है, तो जमीन के नीचे के जो लाभदायक रासायनिक तत्व हैं वो कुएं के और नलकूप के जल से जो है खेतों में पहुंच जाते हैं।
तो रासायनिक तत्व जो है इसमें उपयोगी रासायनिक तत्व जो है खेतों तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये एक स्वतंत्र साधन है, ठीक है। कुएं और नलकूप जो है स्वतंत्र साधन है, यानी कि किसान को इसमें सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जैसे नहर है, नहर के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर नहर का जल किसान को अपने खेतों तक पहुंचाना है तो उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ पर जो है नाला निकालना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह, और कुएं में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुआं क्या है, किसान की अपनी व्यक्तिगत संपत्ति है, उसको खोदने का खर्च भी उसका है, उसके जो बिजली का खर्च है वो भी उसका है। तो इस तरह ये एक स्वतंत्र है और व्यक्तिगत संपत्ति जो है किसान की होती है। तो स्वतंत्र साधन और व्यक्तिगत संपत्ति जो है ये दोनों पॉइंट हो गए। इसके बाद है कुओं के द्वारा जो सिंचाई हम करते हैं उससे भूमि ऊसर नहीं बन पाती। नहरी सिंचाई में हमने पढ़ा था कि नहरों के द्वारा जो जल आता है वो जल जो है भूमि को रेह और ऊसर बनाता है, यानी कि बंजर बनाता है। ज़्यादा सिंचाई की जाती है तो जो लवण है वो तैरकर ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह भूमि के ऊसर होने का जो नुकसान नहरी सिंचाई में होता था वो यहाँ के भूमिगत जल की सिंचाई में, यानी कि कुएं और नलकूप के द्वारा भूमि ऊसर नहीं बनती है। अब हम इसके थोड़े अवगुण देख लेते हैं कि डीमेरिट्स क्या क्या हैं इसके जो है कुएं और नलकूप के द्वारा सिंचाई के। इसके डीमेरिट्स या अवगुण की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके द्वारा सीमित क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है। यानी कि जैसे अभी हमने कहा ना कि सस्ता और सुगम, उसमें मैंने बताया आपको कि 6 से 8 हेक्टेयर भूमि, 10 हेक्टेयर तक की भूमि है तो किसान बहुत आसानी से सिंचाई कर सकता है। लेकिन जो है अगर किसान, बड़े किसान भी हैं तो वो किसान अगर बड़े हैं, मतलब उनके पास जो है ज़्यादा भूमि है, तो वहाँ पर कुएं और नलकूप की सिंचाई जो है वो सीमित पड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद भूमिगत जल का तल नीचे चला जाता है। तो कुएं और नलकूप की सिंचाई का सबसे बड़ा अवगुण ये है क्योंकि हम ज़मीन के नीचे से जल निकाल रहे हैं और जो है हमें केवल बिजली का बिल भरना है, कोई टैक्स वगैरह उस पर नहीं देना है। तो जो है क्या है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है, ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि भूमिगत जल बनेगा कैसे, हम कुआं और नलकूप के द्वारा निकाल रहे हैं और वर्षा के द्वारा जो है वो रिचार्ज हो रहा है अंडरग्राउंड वाटर। लेकिन जो है अब हम क्या कर रहे हैं कि हम निकाल ज़्यादा मात्रा में रहे हैं और वर्षा कम हो रही है, जिसके कारण भूमिगत जल का तल जो है वो नीचे जाता जा रहा है। ये कुएं और नलकूप के द्वारा विशेषकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या के रूप में जो है उजागर हुआ है। और हमारा अपना राज्य भी और अपना जिला भी, जिला महेंद्रगढ़ में जो है भूमिगत जल का तल बहुत नीचे चला गया है। नांगल चौधरी और नारनौल क्षेत्र जो है वो मतलब ऐसे एरिया बन चुके हैं जहाँ पर जल निकाला बहुत जाता है और वर्षा के द्वारा रिचार्ज बहुत कम होता है। तो इस तरह ये जो है मतलब इसका जो है सबसे बड़ा अवगुण हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद अधिक व्यय होता है कुएं को खोदने में, क्योंकि जो है व्यक्तिगत रूप से खोदा जाता है तो व्यय जो है इसका अधिक होगा। उसके बाद उस पर मोटर भी लगाई जाएगी। अच्छा, खोदा भी जाता है और कई बार क्या होता है नीचे खारा जल निकल आता है ना, या भूमिगत जल का तल मिलता ही नहीं है या जल खारा निकल आता है। तो इस तरह क्या होता है कि ये बहुत अधिक व्यय जो है इसमें हो जाता है। तो इसके बाद जो है अपक्षय के कारण नष्ट भी हो जाते हैं। कुएं क्या होते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्थायी स्रोत है ये। कई बार क्या होता है कि कुएं जो है समय के साथ जो है पक्के कुएं भी धराशायी होकर गिर जाते हैं, जिसके कारण जो है इसका खर्च और अधिक बढ़ जाता है। नलकूप के द्वारा आसपास की भूमि अनुपजाऊ हो सकती है। अनुपजाऊ कैसे होगी, क्योंकि नलकूप मैंने बताया कि सबमर्सिबल बहुत गहराई तक जो है जल पाइप डालते हैं हम, है ना, जल निकालते हैं, बहुत गहराई से जल निकालते हैं और सबमर्सिबल मोटर के माध्यम से निकालते हैं। आदमी अगर अपने हाथों से निकाले तो उसको पता चले जो है उस पर कहीं स्टॉप हो, लेकिन क्योंकि बिजली की मोटरें जो है जल निकाल रही हैं तो जल खींचे जा रहे हैं। अच्छा, बिजली है, मोटर है, तो वो जल खींचे जा रहा है, वो अपने आसपास का जो एरिया है वहाँ से भी जल को जो है निचोड़ लेता है, सोख लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो आसपास की भूमि है वहाँ की जो भूमि है वो उसकी जो नमी है, जो मतलब आंतरिक धरातल की जो नमी है उसको भी जो है हम खींच लेते हैं। तो इस तरह आसपास की भूमि जो है वो अनुपजाऊ हो सकती है और ये स्थिति जो है नलकूप में ज़्यादा होती है। ठीक है, नलकूप जो है क्योंकि बिजली के माध्यम से हम जो है सारा का सारा जल निचोड़ लेते हैं।
इसके बाद जो है खारे जल की समस्या भी नलकूपों में हो जाती है, कुएं और नलकूप में हो जाती है। कई बार हम कुआं खोदते हैं, नलकूप खोदते हैं तो हमें जो है धरातल के नीचे ही खारा जल मिलता है, यानी कि वो जल हमारे किसी काम का नहीं है। और कई बार क्या होता है, जब हमने कुआं और नलकूप खोदा तो वो मीठा था, लेकिन हमने उसका इतना दोहन किया, इतना दोहन किया, इतना दोहन किया कि कुछ समय के बाद वो मीठा जल सारा खत्म हो जाता है और खारा जल आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह खारे जल की समस्या जो है वो कुएं और नलकूप के रूप में जो है हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि कुएं और नलकूप की सिंचाई जो है आप लोगों को समझ आई होगी अच्छे से। अगली क्लास में जो है हम क्या करेंगे, तालाब के द्वारा सिंचाई जो है उसको पढ़ेंगे। तब तक जो है आप इसको तैयार कीजिए।